हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। और चलिए हम जो है नदियों पर चर्चा कर रहे थे और मैंने जो है इस टॉपिक में महत्वपूर्ण समस्त मध्य प्रदेश की छोटी बड़ी नदियों को यहाँ पर समावेश किया हुआ है और जो कि आगामी एक दिवसीय परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे एमपीपीएससी और एमपीएसआई और एक दिवसीय जेल पैरी पुलिस कांस्टेबल में आपको बहुत ज़्यादातर मदद मिलेगी इस टॉपिक से। इससे पूर्व जो है मैंने नदियों के कुछ पार्ट बनाए हुए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको मेरे जो है चैनल में मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है हम एक बार जो है रिवीजन फास्ट करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से मैं रिवीजन फास्ट करूँगा कि कौन कौन सी नदियाँ आपकी मध्य प्रदेश के उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, कौन सी नदियाँ मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और कौन सी पश्चिम की ओर, कौन सी नदियाँ पूर्व से की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर जो है हम इस टॉपिक में अधिकांश देखेंगे कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ये आप सभी लोग जानते हैं। भाई मध्य प्रदेश का मायका क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी नदियों का विस्तार है। लगभग मध्य प्रदेश में 250 से 300 छोटी बड़ी नदियां हैं, जिसमें से कुछ बड़ी महत्वपूर्ण नदियां हैं जिसमें नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई है और छोटी नदियां जो है वो इसकी एक प्रमुख से सहायक नदियां होती है। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा है नदियों का मायका, तो मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया हूँ कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन कौन सी नदियाँ हैं जो उत्तर की ओर प्रवाह होती है। तो यहाँ पर देखिएगा कि मध्य प्रदेश की जो उत्तर की ओर प्रवाह होने वाली प्रमुख नदियाँ बेतवा, केन, टोंस, सोन, सिंध और चंबल। बेतवा, केन, सोन, सिंध और चंबल, टोंस नदियाँ जो है ये प्रमुख उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं और ये उत्तर की ओर प्रवाह होकर जो है ये क्या करती है कि अपना जो जल है यमुना नदी तंत्र से और गंगा नदी तंत्र से अपना जल जो है मिला लेती है। अब इसमें से एक बार रिवीजन फास्ट में ये बता देता हूँ, बेतवा नदी हमने आपको पढ़े हैं। तो बेतवा नदी का जो उद्गम है, मैंने बताया था कि बेतवा नदी रायसेन के कुमरा नामक ग्राम से इसका जो है उद्गम होता है और बेतवा नदी जो बेटा ये यमुना नदी तंत्र में अपना जल प्रवाह कर लेती है। ठीक है, उसके बाद में आपके यहाँ बेतवा दिख रहा है। ठीक है, तो ये बेतवा नदी जो है इसका जो प्रवाह मार्ग है ये उत्तर की ओर है और ये उत्तर की ओर यमुना नदी तंत्र में इसका मिलन हो जाता है। और बेतवा का जो उद्गम है रायसेन जिले में से जो है कुमरा नामक ग्राम से हुआ है, ये आप सभी को पता है। ठीक, उसके बाद में इसकी प्रमुख सहायक नदी अभी हमने चर्चा किए थे टॉपिक में कि इसकी केन, धसान इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं बेतवा नदी की। और यह मध्य प्रदेश की बेटा बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, तो याद रखिएगा कि बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे 5वीं बड़ी नदी है। और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेतवा नदी सबसे प्रदूषित नदी है। मध्य प्रदेश की बेतवा नदी जो है यह सबसे प्रदूषित नदी है, क्योंकि इस नदी में बैक्टीरियोफेज की संख्या पाई जाती है। फिर बैक्टीरियोफेज की जो संख्या है मध्य प्रदेश की जो गंगा नदी है जिसकी कुल लंबाई आपको पता है कि 25-25 किलोमीटर है, तो बेतवा नदी के ही समरूप जो है वो गंगा नदी भी आपकी प्रदूषण नदी है। ठीक, तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश की 5वीं नदी होने के साथ साथ, ठीक है ना, इसमें जिले आपको पता थे कौन कौन से बसे हुए हैं, तो अशोकनगर, गुना, सांची, विदिशा, ये जो प्रमुख इसके नदी के तट पर जिले बसे हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैंने बताया था कि बेतवा नदी तंत्र में माता टीला या रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना बनाई गई है। उसके बाद में इस बेतवा नदी में ही क्या होता है कि यहाँ पर राजघाट परियोजना भी है और राजघाट परियोजना जो है मध्य प्रदेश और गुजरात और उत्तर प्रदेश इन तीनों की क्या है संयुक्त परियोजना है, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, राजघाट परियोजना। अब उसके बाद में क्या है कि इस बेतवा नदी में ही भालकुंड जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? भालकुंड जलप्रपात है। आप नोट भी करते जाइए, बहुत ही स्लोली मोशन में पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको एक एक विषय वस्तु स्पष्ट तरीके से ज्ञात हो और उसके बारे में आप संक्षेप में आप नोट भी कर सकते हैं।
तो बेतवा नदी के तट पर भालकुंड जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? भालकुंड जलप्रपात है। और बेतवा नदी जो है, इस नदी के तट पर हलाली यानी कि सम्राट अशोक सागर जो है नहर का भी यहाँ पर निर्माण किया गया है, जिससे मध्य प्रदेश के जो इस क्षेत्र के अशोकनगर वगैरह जो जिले हैं यहाँ पर उनको जल प्रदान किया जा सके। उसके बाद में यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि यहाँ पर बेटा केन बेतवा लिंक परियोजना है। कौन सी परियोजना? केन बेतवा लिंक परियोजना है, जो कि सन 2005 में इसको प्रारंभ किया गया था। यानी केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है ना, महत्वपूर्ण परियोजना है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं तो टोंस नदी आपको दिख रही है। तो टोंस नदी बेटा, ये जो आपको दिख रही है टोंस नदी, ठीक है। तो टोंस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि टोंस नदी का उद्गम जो है सतना जिले के मैयर, ठीक है ना, सतना जिले के मैयर से होता है। और सतना जिले के कैमूर पर्वतमाला से टोंस नदी का उद्गम होता है। और टोंस नदी जो है, इसका नाम है तमसा। टोंस नदी का प्राचीन नाम क्या है? तमसा है। और इस नदी को में इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां है टोंस की बीहड़ और बेलन है। कौन सी है? बीहड़ और बेलन है। और टोंस नदी का भी जो विस्तार आपको दिख रहा है कि ये टोंस नदी जो है ये आपकी उत्तर की ओर कटनी होते हुए उत्तर की ओर जो है यमुना नदी तंत्र में इस अपना जल मिला लेती है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि सोन नदी आपको दिख रही है। तो सोन नदी जो कि महत्वपूर्ण नदी है, तो सोन नदी जो कि इसका उद्गम जो है अमरकंटक के अनूपपुर से होता है। आपको यहाँ पर कहीं सोन नदी दिख रही है। तो सोन नदी का जो उद्गम है अनूपपुर अमरकंटक से होते हुए या उत्तर प्रदेश के इटावा में जो है यमुना नदी तंत्र से मिल जाती है। और सोन नदी को स्वर्णभद्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और स्वर्णभद्र के साथ साथ जो है इसको स्वर्णभद्र और संस्कृत में इसको हिरण्य वहाँ के नाम से भी संबोधित किया गया है। उसके बाद में सोन नदी की जो सहायक नदियाँ हैं बनास, गोपद, रीहन, ये इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? बनास, गोपद, रीहन इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद में सोन नदी की जो कुल लंबाई है 780 किलोमीटर है। सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर है। किंतु मध्य प्रदेश में यह 508 किलोमीटर के ही प्रवाह क्षेत्र में बहती है, ठीक है ना। यानी सोन नदी की कुल लंबाई है 780 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में यह जो है 508 किलोमीटर के ही प्रवाह मार्ग में बहती है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट हम आगे चर्चा करें तो सोन नदी में जो है ये जो है 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना होती है। एक तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो सोन नदी जो है 3 राज्यों की परियोजना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। उसके बाद हम सोन नदी पर और चर्चा करें तो यहाँ पर देवलोद बांध है जो कि शहडोल में निर्मित है। उसके बाद में सोन नदी का मैंने बताया था कि नर्मदा और सोन की प्रेम गाथा मिलती है, ठीक है ना। सोन नदी में सोने के अवशेष पाए जाते हैं और जो सोने का जो शुद्धिकरण है या उसको साफ करने का जो जिम्मा लिया है वो झारिया जनजाति ने लिया है। झारिया जनजाति जो कि काफ़ी पिछड़ी जनजाति है, काफ़ी पिछड़ी जनजाति होती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं सोन नदी के आगे अगर हम बात करते हैं तो छिप्रा नदी। छिप्रा नदी के बारे में अगर आप देखें तो इसका भी जो है इंदौर के काकरा बर्डी से इसका जो है निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इंदौर, यहाँ पर आपका इंदौर के काकरा बर्डी से जो है छिप्रा नदी का उद्गम होता है, ठीक है ना। और छिप्रा नदी का जो उद्गम है ये आपको पता है कि ये काकरा बर्डी से निकलते उज्जैन रतलाम होते हुए मंदसौर में, उज्जैन है ना, उज्जैन रतलाम होते हुए जो है ये मंदसौर से होते हुए ये जो है चंबल नदी तंत्र में अपना जल प्रवाहित कर देती है, ठीक। और आपको पता है कि छिप्रा नदी के तट पर उज्जैन शहर बसा हुआ है जो कि महाकाल की नगरी उज्जैन। और उज्जैन में प्रत्येक जो है 12 वर्षों में सियस्त या कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और सियस्त और कुंभ मेले का जो आयोजन है वो भारत के 4 क्षेत्रों में किया जाता है। एक तो मैंने बताया था कि आपको प्रयागराज में किया जाता है, इलाहाबाद में किया जाता है, नासिक में किया जाता है और उज्जैन मध्य प्रदेश में किया जाता है, ठीक। उसके बाद अगर हम और आगे बात करते हैं तो
क्षिप्रा नदी में जो है नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना है, जो कि सन 2012 में निर्माणाधीन थी। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना, ठीक है ना, सन 2012 में आई थी। ठीक, उसके बाद हम अगर आगे चर्चा करें तो ताप्ती नदी, ताप्ती नदी जो कि बैतूल के मुल्ताई से होकर निकलती है। ताप्ती नदी आपको दिख रही है, तो इसका जो उद्गम है बैतूल जिले से है, और बैतूल जिले के मुल्ताई नामक क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। और इसकी कुल लंबाई अगर देखें तो ताप्ती नदी की कुल लंबाई आपको पता है, इससे पूर्व हमने ताप्ती नदी हमने डिटेल में पढ़ाई है। तो ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के मुल्ताई से, इसकी कुल लंबाई देखी जाए तो 724 किलोमीटर है। और ताप्ती नदी को सूर्य भगवान की पुत्री भी कहा जाता है, यानी कि पुराणों में इसका जो नाम है सूर्य भगवान की पुत्री, ठीक है ना, सूर्य पुत्री भी कहा जाता है। उसके बाद में ताप्ती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो नर्मदा नदी के समानांतर बहती है, यानी नर्मदा नदी के समानांतर बहने वाली ताप्ती नदी है। और ताप्ती नदी भी जो अपना जल जो है ये गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में मिला देती है। तो नर्मदा और ताप्ती, इस दोनों नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है आपको दिख रहा है यहाँ पर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। तो मध्य प्रदेश की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं माही, नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती जो है इनका प्रवाह क्षेत्र पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होता है, और ये जो दोनों नदियां हैं खंबात की खाड़ी में अपना जल मिला देती है। उसके बाद हम आगे चर्चा करें तो यहाँ पर माही नदी जो आपको दिख रही है, चूँकि माही नदी भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और माही नदी का जो उद्गम है विंध्याचल पर्वतमाला श्रेणी से हुआ है। और ये इससे ज़्यादातर सवाल ये बनता है कि माही नदी मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार विभक्त करती है, यानी कि माही नदी मध्य प्रदेश की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को क्या करती है, 2 बार विभक्त करती है। ठीक, उसके बाद में हम देख रहे हैं ये उत्तर की नदियाँ हो गई। उसके बाद में सिंध नदी आपने देख लिए। उसके बाद में चंबल नदी का उद्गम आपको पता है कि चंबल नदी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है, और चंबल नदी को महाभारत में जो है क्या क्या नाम से जाना जाता था, मैंने बताया था, चरमावती, धर्मावती के नाम से जाना जाता है। और चंबल नदी का जो उद्गम है इंदौर महू के जानापाव पहाड़ी से होता है, जो कि 854 मीटर की ऊंचाई से होता है, ठीक है ना। और यह नदी भी जो है अपना जो जल जो है यमुना नदी तंत्र में इसका इटावा के पास में, जो चंबल नदी आपको दिख रही है, ठीक है, महू, तो चंबल नदी महू के जो ये आपको दिख रही है यहाँ पर इटावा यमुना नदी तंत्र में अपना जल प्रवाह कर देती है, ठीक है ना। उसके बाद में चंबल नदी के बाद में अगर चर्चा करें तो चंबल नदी मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में इसके किनारे में अशोकनगर, ओरछा, बुंदेलखंड, ठीक है ना, सांची, विदिशा, ये जो जिले हैं बसे हुए हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदी धसान और बीना, जामिनी, ये प्रमुख जो है इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद में इसमें चंबल नदी के तट पर ही माटा टीला बांध परियोजना या इंदिरा सागर बांध परियोजना बनाया गया है। इसमें और एक परियोजना है राजघाट परियोजना, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजघाट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है राजघाट परियोजना, ठीक है ना। उसके बाद में हम आगे बात करें तो यहाँ पर भांडेर नहर इसी नदी पर है, चंबल नदी पर। भांडेर नहर से जो है छोटी नहरें निकाली गई हैं जो सिंचाई सुविधा करवाने के लिए उपयुक्त हैं। उसके बाद में हम यदि बात करें तो इस नदी में जो है चंबल नदी की यदि बात करें तो चंबल नदी में बेटा क्या होता है कि इसके किनारे में श्योपुर, रतलाम और मुरैना जैसे शहर बसे हुए हैं, और चंबल अभ्यारण्य भी यहाँ पर स्थित है। चंबल अभ्यारण्य मैंने बताया था कि मगरमच्छ और घड़ियालों का संरक्षण करने के लिए जो है यहाँ पर चंबल अभ्यारण्य बनाया गया है, ठीक है ना। और इस नदी के तट पर 18 मीटर ऊंचा चंबल नदी के तट पर एक चूलिया जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात किस नदी के तट पर है? अगर एग्जाम में पूछता है तो 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात है जो कि चंबल नदी के तट पर है, जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात, ठीक। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट नदी की ओर आते हैं। चंबल के बाद में हम दक्षिण की ओर बात करते हैं। तो दक्षिण की ओर प्रवाह होने वाली मध्य प्रदेश की ये जो नदियां दिख रही है आपको, वैनगंगा, वर्धा, पेंच और कानन, ये प्रमुख 4 नदियां जो है
मध्य प्रदेश की ऐसी नदियां हैं जो दक्षिण की ओर इनका प्रवाह होता है। चूंकि वैनगंगा का जो उद्गम है परसवाड़ा सिवनी के पठार से होता है और यह नदी दक्षिण की ओर बहते हुए भंडारा के पास वर्धा नदी तंत्र से मिल जाती है। जब वर्धा और वैनगंगा का मिलन होता है या संगम होता है तो उस क्षेत्र को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। यानी कि वैनगंगा और वर्धा नदी का मिलन या संगम स्थल को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद में वैनगंगा से अगर और भी सवाल पूछे तो वैनगंगा का जो प्राचीन नाम है तो वैनगंगा का प्राचीन नाम है वेत्रवती, वैया और दीदी। वेत्रवती, वैया और दीदी ये वैनगंगा नदी के प्राचीन नाम हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वैनगंगा व्यापम में पूछा गया था कि वैनगंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो वैनगंगा नदी के तट पर जो आपको पता है कि बालाघाट जिला स्थित है। और वैनगंगा नदी में जो है सोने के अवशेष भी पाए जाते हैं। वैनगंगा नदी के तट पर जो है भीमगढ़ बांध भी है, ठीक है ना, जो कि सिवनी जिले में पड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ का बांध है जो मिट्टियों से निर्मित है। ठीक, इससे ज़्यादा और यहाँ पर संजय सरोवर परियोजना भी है। संजय गांधी सरोवर परियोजना वैनगंगा नदी पर ही निर्मित है। उसके बाद में वर्धा नदी जो कि मध्य प्रदेश में, इसका भी जो है ये महाराष्ट्र में दक्षिण की ओर प्रवाह होती है। पेंच नदी छिंदवाड़ा से होकर जो है ये भी दक्षिण की ओर प्रवाह होती है। कानन नदी ये भी आपकी दक्षिण की ओर प्रवाह होने वाली प्रमुख नदी है। अब उसके बाद में हम चर्चा करें तो नेक्स्ट नदी के बाद में हम चर्चा करते हैं, ठीक है, तवा नदी पर। तो तवा नदी आपको पता है कि होशंगाबाद से इसका उद्गम होता है, पचमढ़ी महादेव पर्वत श्रेणी से इसका ये तवा नदी आपको दिख रहा है। तो तवा नदी का जो उद्गम है होशंगाबाद पचमढ़ी महादेव पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। और ये भी जो है अपना जो जल है नर्मदा नदी तंत्र में मिला देती है। तवा नदी अपना जो जल है नर्मदा नदी तंत्र में मिला देती है। ठीक है, तवा नदी में यदि बात की जाए तो तवा नदी से बहुत सारे सवाल भी आते हैं कि तवा बांध, जो कि तवा पुल और तवा बांध तवा नदी के तट पर बनाए गए हैं। तवा बांध की कुल अगर ऊंचाई देखें 1322 मीटर ऊंचा है। और तवा बांध में ही जो है या तवा नदी के तट पर ही चांदनी ताप विद्युत संयंत्र लगाया गया है, जिससे मध्य प्रदेश के अधिकांश जो जिलों को इससे बिजली प्रदान की जाती है। और तवा और नर्मदा ये दो नदियां जो है, तवा और नर्मदा नदियों के बीच में, ठीक है ना, तवा और नर्मदा नदियों के मध्य में मंदार और दर्दी दो जलप्रपात आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तवा नदी और नर्मदा में मंदार और दर्दी जलप्रपात मिलते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि तवा नदी के तट में कौन से जलप्रपात है, तो याद रखिएगा कि तवा और नर्मदा के संगम पर मंदार और दर्दी जलप्रपात स्थित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपको सिंध और काली सिंध नदी आपको दिख रही होगी। तो सिंध और काली सिंध नदी आपको पता है कि बागला गांव से निकलकर शाजापुर राजगढ़ होते हुए राजस्थान के चंबल नदी में मिलती है। ठीक है ना, यहाँ पर काली भित्त के बाद में यहाँ पर आपको सिंध काली सिंध नदी मिलती है, जो कि राजगढ़ होते हुए देवास के बागले गांव, ठीक है ना, यहाँ पर आपको ये बागली आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर बागली आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर ही बेटा काली सिंध नदी है। काली सिंध नदी कहाँ से, तो देवास। काली सिंध नदी देवास के बागली से होते हुए इसका जो है उद्गम होता है। और यह नदी की कुल लंबाई यदि देखा जाए तो 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर कौन सी नदी की लंबाई है, काली सिंध की। और ये देवास के बागली में स्थित है, इसका उद्गम होता है। और ये भी अपना जो जल है ये चंबल नदी में मिला देती है। ठीक है ना। उसके बाद में केन नदी की यदि बात करें तो यह कटनी के कैमूर पर्वत पहाड़ी से निकलती है। ठीक है ना। केन नदी का भी जो उद्गम है कटनी के, केन आपको कहीं दिख रही होगी केन नदी, ये देखो ये केन नदी दिख रही है। तो केन नदी कैमूर पर्वत श्रेणी से, कटनी के कैमूर पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। और यह भी जो अपना जो जल है ये भी क्या करती कि 160 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है, 160 किलोमीटर के प्रवाह क्षेत्र में बहती है।
और केन नदी के तट पर महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना किस नदी के तट पर है? अगर एग्जाम में सवाल आता है तो केन बेतवा लिंक परियोजना जो है कौन सी नदी पर है? तो केन नदी पर है, ठीक है ना। नदी जोड़ परियोजना है केन बेतवा लिंक। उसके बाद हम आगे बात करें तो टोंस भी हो गई। टोंस नदी आपको दिख रही होगी जिसका नाम प्राचीन नाम है तमसा। टोंस नदी आपको दिख रहा है। तो ये टोंस नदी जो है ये मध्य प्रदेश की इसकी जो सहायक नदी है जुलेरी। तो टोंस नदी का प्राचीन नाम है तमसा। और यह नदी भी क्या होता है कि सतना जिले के मैयर से कैमूर पर्वत पहाड़ी से इसका जो है उद्गम होता है। सतना के ये भी जो है सतना की जो है कटनी और सतना, तो यहाँ पर कटनी सतना से जो है टोंस बीहड़ या बेलन बोलते हैं। तो कैमूर पर्वत पहाड़ी से इसका जो है उद्गम होता है और इसको टोंस को इसका एक नाम और पड़ता है टोंस नदी का जिसको बोलते हैं तमसा, ठीक है ना। और यह नदी भी क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के पास गंगा नदी तंत्र में अपना जल मिला लेती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुंवारी नदी भी एक होती है जो कि उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। तो कुंवारी नदी से अगर मान लो कि अगर कभी सवाल पूछता है तो याद रखिएगा कि कुंवारी नदी जो है शिवपुरी के पठार से निकलती है और शिवपुरी के पठार से निकलने के बाद में क्या होता है कि ये भी जो अपना जो जल है चंबल नदी तंत्र में मिला लेती है, ठीक। उसके बाद में पार्वती नदी आपको पता है ये आपको दिख रहा है सीहोर आष्टा। तो सीहोर आष्टा जो है महत्वपूर्ण जो जगह है या शहर है। तो सीहोर आष्टा जो है ये पार्वती नदी के तट पर स्थित है और पार्वती नदी भी जो है राजगढ़ होते हुए सीहोर राजगढ़ चाचौड़ा गुना होते हुए ये भी जो है अपना जो जल है शाजापुर राजगढ़ आष्टा होते ये भी अपना जो जल है चंबल नदी तंत्र में मिला लेती है। तो एग्जाम में कई बार पूछता है कि आष्टा किस नदी के तट पर स्थित है? तो पार्वती। सीहोर किस नदी के तट पर स्थित है? पार्वती। राजगढ़ किस शहर जो है किस नदी के तट पर है? तो वो भी पार्वती, ठीक है ना। गुना किस नदी के तट पर है? तो वो भी पार्वती, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण नदी है। उसके बाद में कूनो नदी है, ये भी शिवपुरी के पठार से निकलती है, ठीक है ना। कूनो नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है जो कि 180 किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र है। तो ये जो है कूनो नदी आपको दिख रही है यहाँ पर। तो कूनो नदी भी जो है बेटा ये शिवपुरी के पठार से निकलती है और इसका जो बहाव क्षेत्र है 180 किलोमीटर है। इसका बहाव क्षेत्र कितना है आप नोट भी करते जाइए डियर स्टूडेंट। तो कूनो नदी का बहाव क्षेत्र जो है 180 किलोमीटर है, श्योपुर होते हुए जाते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण एक सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि कूनो नदी पर जो है कूनो पालनपुर अभ्यारण्य है जहाँ पर एशियाई सीओ का संरक्षण किया जाता है। यानी सीओ का संरक्षण करने के लिए कूनो पालनपुर अभ्यारण्य जो कि कूनो नदी यानी श्योपुर में स्थित है, ठीक। उसके बाद में हम अगर आगे बात करें तो छोटी तवा एक नदी है जो कि बैतूल में है। यहाँ पर बैतूल में एक छोटी तवा नदी बहती है जो कि अपना जल जो है छोटी तवा नदी या तवा नदी नर्मदा नदी तंत्र में मिला देती है, ठीक है ना। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में माही नदी आपकी जो है माही नदी विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है, ठीक है ना। तो माही नदी का भी जो है पश्चिम में बहाव क्षेत्र होता है, विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है, ठीक। और कर्क रेखा को 2 बार विभक्त करने वाली एकमात्र मध्य प्रदेश की नदी है माही, ठीक है ना। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं तो सिंध नदी आपको दिख रही है। तो सिंध नदी गुना से ही इसका जो है सिरोन से इसका होता है उद्गम और सिंध नदी जो है अपना जो है कहाँ पर जल मिला लेती है? तो चंबल नदी तंत्र में मिला लेती है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। उसके बाद में भी कुछ ऐसी नदियाँ हैं जैसे कि आपने पढ़ी होगी, जैसे कि चंबल हमने पढ़ लिया। उसके बाद नर्मदा, तो आपकी पता है कि नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है जिसकी कुल लंबाई की यदि बात करें तो नर्मदा का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है और नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और नर्मदा नदी की कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में चूंकि बेटे कितनी बहती है तो 1077 किलोमीटर बहती है। 1077 किलोमीटर बहने वाली जो नदी है वो एमपी में बहती है 1077 किलोमीटर। और एमपी से अगर आगे अगर प्रवाह होती है तो यहाँ पर सूरत के पास में भड़ोस सूरत होते हुए ये जो है सूरत भरोट होते हुए अपना गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में जल मिला लेती है। तो कई बार सवाल आता है डेल्टा और एस्टूरी वाला।
तो एस्चुरी का निर्माण करने वाली जो नदी है आपको पता होना चाहिए कि ताप्ती, ठीक है ना, और डेल्टा का निर्माण करती है ताप्ती एस्चुरी का, और डेल्टा जो है नर्मदा करती है, ठीक है ना। उसके बाद में आपकी यहाँ पर और एक जो है बीहड़ प्रभावित नदी है चंबल। तो चंबल नदी में अधिकांश जो है बीहड़ प्रभावित या अवनालिका अपरदन की समस्या सर्वाधिक होती है चंबल नदी में। तो ये मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है। चूँकि मैंने यहाँ पर जो है आपके समक्ष में कवर अप कर दिया है, तो आप जो है इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। इस डायग्राम को बखूबी तरीके से आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में जो 2-3 जो हमारे मुख्य नदी है, मैं उसके शॉर्ट टॉपिक जो है इसके बाद में मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे पार्ट छोटे वाले, मैं उनको कवर अप कर दिया जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट भी करते जाइए। कर रहे हैं, स्पष्ट आपको दिख भी रहा होगा। नोट करते जाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। ये जाल तंत्र है, नदियों का जाल तंत्र, ठीक है। उत्तर से लेकर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर प्रवाह होने वाली मध्य प्रदेश की नदियों का ये जाल तंत्र है। संपूर्ण इसमें कवर किया गया है, यानी संपूर्ण चीज़ों को यहाँ पर कवर किया गया। तो ये मध्य प्रदेश का एकमात्र जाल तंत्र बोलना चाहिए इसको। संपूर्ण यहाँ नदियों का कवरेज है, ठीक है ना। मैंने उसको समाहित कर दिया हूँ, अच्छी तरीके से समाहित कर दिया हूँ, जो कि आपको आगामी एग्ज़ामों में पूछा जाएगा, ठीक। उसके बाद में आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, और आगे हम जो है चर्चा करते हैं, और ठीक है, हटा दें इसको। नोट कर लिए, जल्दी करें नोट। सूरत, ठीक। तो चलिए आगे अपन देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण इसी नदियों से संबंधित है। उसके बाद में नदी तंत्र को हम पूरा समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। हटा दे रहे हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल आते हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो इसमें आप देख लीजिएगा। केन नदी के बारे में हम देख लेते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होता है। केन नदी, ठीक है, इसकी हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो बेटा केन नदी का जो उद्गम होता है, ठीक है ना, ये मुहाना होता है, ये कैमूर कटनी से इसका उद्गम होता है। कैन है ना, उद्गम जो होता है कैमूर पहाड़ी से होता है, जो कि कटनी से, यानी केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कैमूर पहाड़ी से होता है, कटनी से। उसके बाद में ये जो है केन नदी क्या करती है कि ये उत्तर की ओर प्रवाहित होकर ये उत्तर प्रदेश में जो है बांदा के पास में, उत्तर प्रदेश बांदा में अपना जो है, ठीक है ना, बांदा यूपी, तो बांदा यूपी में क्या कर देती है, ये अपना जल मिला लेती है। कौन सी नदी, कैन नदी, बांदा यूपी में अपना जो है यमुना नदी तंत्र में जल मिला लेती है। इधर ये बांदा यूपी की तरफ में आपको पता है कि इधर यमुना नदी बहती है, तो ये बांदा यमुना में अपना क्या मिला लेती है, जल मिला लेती है। कौन सी नदी, कैन नदी। उसके बाद में ये नदी की कुल लंबाई कितनी है, यदि लंबाई पूछता है कभी कि केन नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 417 किलोमीटर बहती है। केन नदी की कुल लंबाई है 417 किलोमीटर, ठीक है ना। और केन नदी में जो है परियोजना भी है, केन नदी में महत्वपूर्ण परियोजना है। परियोजना आपको पता है कौन सी है, केन नदी में महत्वपूर्ण परियोजना कोई बताएगा क्या? इसमें बेटा एक उर्मिल परियोजना है, उर्मिल महत्वपूर्ण परियोजना है, ये उर्मिल नदी पर ही है, उर्मिल परियोजना, उर्मिल परियोजना जो कि छतरपुर में है, ठीक है ना। उर्मिल परियोजना है जो कि आपका छतरपुर में है।
और उसके बाद में जो है इस उर्मिल परियोजना के साथ में यहाँ पर महत्वपूर्ण है केन घड़ियाल संरक्षण, यानी केन घड़ियाल संरक्षण किया जाता है। ठीक है ना, केन और घड़ियालों का संरक्षण, केन नदी पर जो है घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है, जो कि पन्ना और छतरपुर में आपका जो है देखने को मिलेगा। पन्ना छतरपुर में, यानी पन्ना और छतरपुर के बॉर्डर में आपको जो है ये केन अभ्यारण्य आपको मिल जाएगा, केन घड़ियाल अभ्यारण्य। उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। तो केन नदी का जो प्राचीन नाम है, क्या नाम है केन नदी का? अगर प्राचीन नाम अगर आपको पूछता है, केन नदी का प्राचीन नाम आप में से किसी को पता है केन नदी का प्राचीन नाम? तो इसको केनास या सुक्तिमती के नाम से जानते हैं। केनास या सुक्तिमती किस नदी का प्राचीन नाम है? तो प्राचीन नाम है केन नदी का, प्राचीन नाम है केनास या सुक्तिमती। उसके बाद में इसकी सहायक नदियां है उर्मिल, सहायक नदी है उर्मिल और केनास, इसकी प्रमुख सहायक नदी है केन नदी की। ठीक है, और एक नदी भी होती है वो महत्वपूर्ण है, पाटर भी एक इसकी सहायक नदी है, पाटर। ठीक है, उसके बाद में इसी में जो है यहाँ पर जो है जलप्रपात भी स्थित है, जलप्रपात है एक, है ना, यहाँ पर एक जलप्रपात भी है। अभी जलप्रपात कौन से आपको पता होने चाहिए कि जलप्रपात जो है यहाँ पर गाथा और पांडव, ठीक है ना, गाथा पांडव और स्नेह छतरपुर में पड़ता है। स्नेह जलप्रपात छतरपुर और गाथा पांडव यहाँ पर पन्ना में पड़ता है आपका, तो पन्ना के जो बॉर्डर में पड़ता है। ठीक है, पन्ना छतरपुर वाले बॉर्डर में। ठीक, नोट कर लिए। उसके बाद में नोट कर लिए, आगे चले। एग्जाम फैक्ट है जो मैं आपको अंतिम में बता दे रहा हूँ। ठीक है, टोंस नदी जो है महत्वपूर्ण देख लेते हैं एक बार दृष्टिकोण से। टोंस नदी, तो टोंस नदी को प्राचीन में तमसा बोलते हैं, इसका प्राचीन नाम है टोंस नदी का प्राचीन नाम है तमसा। और बेटा इसमें क्या होता है कि इसमें याद देखिएगा, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो टोंस नदी का जो उद्गम है कहाँ से होता है आपको पता है कि जुलेरी गांव से होता है। टोंस नदी का उद्गम जुलेरी गांव से होता है। और जुलेरी गांव कहाँ पर आता है? मैहर में। कहाँ पर आता है? मैहर में। ठीक है ना, कटनी मैहर तरफ में जुलेरी गांव है। और इसमें बेटा परियोजना भी है, टोंस परियोजना टोंस नदी पर ही निर्मित है टोंस परियोजना। उसके बाद में यहाँ पर बेटा पूर्वा जलप्रपात है, जलप्रपात भी है यहाँ पर, जलप्रपात टोंस नदी पर जलप्रपात है पूर्वा जलप्रपात किस नदी पर है? तो टोंस नदी पर स्थित है पूर्वा जलप्रपात। उसके बाद में इसकी सहायक नदी है बीहड़, सहायक नदी है बीहड़ नदी आप जानते हैं, यहाँ पर चचाई जलप्रपात भी है। ठीक है ना, तो बीहड़ नदी की जो सहायक नदी होती है ना, सहायक नदी है बीहड़। तो इसकी एक सहायक नदी होती है बिछिया बीहड़ नदी की सहायक नदी है। बीहड़ नदी की प्रमुख सहायक नदी है बिछिया। और बीहड़ नदी पर बेटा बहुत सारे जो है बोलना चाहिए कि जलप्रपात है। एक तो आपका केवटी जलप्रपात भी पड़ता है। ठीक है ना, इस पर जलप्रपात की यदि संख्या देखें, जलप्रपात तो पहला आता है केवटी जलप्रपात, ठीक है ना। उसके बाद में पूर्वा जलप्रपात, दूसरा इसमें पूर्वा जलप्रपात, केवटी
ठीक है, बहुटी नाम सुने होंगे अपने, केवटी बहुटी। उसके बाद में चचाई जलप्रपात तीसरा है, चचाई जलप्रपात 130 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना, 130 मीटर इसकी ऊंचाई है केवटी जलप्रपात, ये चचाई जलप्रपात, ठीक है ना। उसके बाद में बहुटी जलप्रपात भी पड़ता है यहाँ पर, चौथा है बहुटी, बहुटी जलप्रपात, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा है, 198 मीटर ऊंचा है बहुटी जलप्रपात, याद रखिएगा, ठीक है ना। हम अधिकांश बार पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो चचाई जलप्रपात, किंतु बहुटी जलप्रपात जो है 198 मीटर ऊंचा है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद में एक पियावन जलप्रपात भी पड़ता है यहाँ पर, पांचवा है पियावन, पियावन, पियावन जलप्रपात भी पड़ता है इसी नदी में, पियावन जलप्रपात, ठीक है। तो ये 5 महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं, ठीक किस नदी के तट पर, आपकी बीहड़ नदी के तट पर, ठीक है। केवटी जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात, चचाई जलप्रपात जो कि 130 मीटर है, बहुटी जलप्रपात जो कि 198 मीटर है, और पियावन जलप्रपात ये भी महत्वपूर्ण जलप्रपात है, ठीक। तो ये आपका जो है अधिकांश बार पीएससी और एक दिवसीय एग्जाम में पूछा जाता है। अब बेटा इसमें टोंस नदी की यदि बात करें तो इसका उद्गम तो आपने देख लिया कि इसका उद्गम जुलेरी गांव में होता है, और ये भी जो है उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जाकर अपना जल मिला लेती है, यानी कि ये भी जो है उत्तर प्रदेश में जाती है, यूपी की तरफ में बहती है, और ये भी प्रयागराज यहाँ पर यूपी का एक प्रयागराज जिला है, तो प्रयागराज जिले में क्या करती है, अपना जल मिला लेती है। कौन सी नदी, टोंस नदी का प्राचीन नाम तमसा है, उद्गम इसका जुलेरी गांव मैयर से होता है, और ये अपने प्रवाह मार्ग से जब बहती है